Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, हम क्लास 10th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तारुफ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। पहली बात तो आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो दो चीज़ें चलती हैं मतवाजी, एक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये दो वो चीज़ें हैं जो प्योर मैटर के किस्में हैं, यानी प्योर मैटर जिसको आप सब्सटेंस भी कहते हैं, उसके दो किस्में, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है। और जब हम आगे कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर कंपाउंड्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल से एसिड बेस और साल्ट्स के चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कस किए थे। वो ऑलमोस्ट सारे क्या थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इनकी तादाद कितनी है? 1000, 2000, लाख नहीं, कम अज़ कम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इस वक्त उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। यानी 10 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख है। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन के कंपाउंड्स है ये बेशुमार है। ठीक, बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, इनकी डेफिनेशन पे अगर हम जाए, हमने प्रीवियस क्लास में भी इस पे थोड़ी बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम आगे बात करते हैं एक चीज़ आता है हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक किस्म है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो मस्ट है, हाइड्रोजन भी अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमने इस पे बात की है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या दूसरी बात ये है, एक तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और बी क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी आप उर्दू में कह सकते हैं माखज़। हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर में कोई और एटम डाल के, वो और एटम कौन सा हो सकता है? वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या एलोजन हो सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे आगे। या हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन से कोई चीज़ बना हो, ये जो कंपाउंड्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, उनके माखज़ कंपाउंड्स, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब जैसे आपको पता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका बहुत बड़ा सोर्स है। प्लांट और एनिमल से ये हासिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में, ऑयल्स की सूरत में, फैट्स की सूरत में और बहुत सारी सूरतों में। इसके अलावा अजानों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में तैयार होते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है? इनमें सबसे जो एक अहम बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि इनमें कार्बन का एटम जो है वो तो मैंडेटरी है। ठीक, कार्बन जो है, कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये दो बातें हैं ना।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम का होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक और ये कार्बन एटम दूसरे एटमों से किस बांड के जरिए, कोवेलेंट बांड के जरिए लगा होता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग से इसने बांड बनाए होते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जब तक कार्बन ना हो उस वक्त तक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब भी हम बात करते हैं तो कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक, तो कार्बन बेशुमार कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस की तादाद में। इससे पहले कि हम आगे बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हमें कार्बन की कैपेसिटी का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बल्कि अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कार्बन की केमिस्ट्री क्या है। सो व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन? अगर हम बात करें कार्बन का 612, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसका एटॉमिक नंबर, ये 6 क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। 12 क्या है, इसका एटॉमिक मास है। 6 एटॉमिक नंबर है, 12 क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास से हमारा इतना लेना देना नहीं है फिलहाल, हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के एटम में 6 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स में होता है। अब आप देखें, हाउ मेनी, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के एटम में। तो इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 4 होंगे। एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कार्बन का ये एटॉमिक नंबर हुआ, ये क्या है, एटॉमिक मास। ठीक, वो 12 एटॉमिक मास है इसका। इसके अलावा अगर आप पीरियोडिक टेबल का एक पूरा चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा है, हमारी भी एक वीडियो पीरियोडिक टेबल पे मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो इट इज का पोजीशन ये है कि ये सेकेंड पीरियड में मौजूद है, दूसरे पीरियड में मौजूद है कार्बन की लोकेशन, और कार्बन मौजूद है, पीरियड तो सेकेंड हुआ, ग्रुप जो है ये ग्रुप 4 में मौजूद है, ग्रुप 4 में मौजूद है, 4th ग्रुप में, सेकेंड पीरियड में है, चौथे ग्रुप में कार्बन मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, इफ यू कैन सी सेकेंड पीरियड और 4th ग्रुप। अच्छा, दूसरे पीरियड में ये मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इट हैज 2 शेल्स, 2 शेल्स हैं। पीरियड में अगर कोई 7वें पीरियड में है तो इसका मतलब है उसमें 7 शेल्स हैं। अगर कोई 5वें पीरियड में है तो इसका मतलब है उसमें 5 शेल्स हैं। और 4th ग्रुप क्या है, इसका मतलब यह है, ग्रुप ये दिखाता है कि किसी एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये चौथे ग्रुप में है, सो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप और पीरियड में किसी का होना क्या चीज शो करता है। पीरियड आपको बताता है कि उसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कितने शेल्स मौजूद है, और ग्रुप आपको ये बताएगा कि उसके आखिरी शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वी कैन आल्सो ड्रा द स्ट्रक्चर, हम इसको चेक भी करेंगे और एटमों के लिए फिर आपके साथ आसानी हो जाएगी। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6,
ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6। और ये 12 क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ। प्रोटॉन तो हमें यहाँ से पता चला कि 6 हैं, तो इन 12 में 6 प्रोटॉन गए, रह गया क्या? 6 न्यूट्रॉन। 6 न्यूट्रॉन इसके, ये क्या? न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। अब जब प्रोटॉन 6 हैं, ये एक बात आपको बताओ कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। बोथ प्रोटॉन एंड प्लस या बोथ प्रोटॉन एंड पॉजिटिव स्टार्ट्स विथ पी। प्रोटॉन भी पी से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव भी पी से स्टार्ट होता है, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है? ये पहला शेल है। पहले शेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे मेरे 2 तफसीली वीडियोस मौजूद हैं, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने से पहले ज़रूर उसको देखें, ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो, देन यू कैन गो अहेड। तो पहले शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब इसके साथ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक शेल हुआ, अब ये दूसरा शेल। अब देखो 2 और 2 ये 4, ये टोटल हो गए 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 4। ये दूसरा इसका आखिरी भी है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं। तो हमने बात की थी कि ये चूंकि चौथे ग्रुप में है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने हैं। ये दूसरे पीरियड में इसमें 2 शेल्स होने हैं, एक शेल ये, एक शेल ये दरमियान वाला तो क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये पहला शेल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये 2 शेल्स हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमने कार्बन का में ये पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास कितना है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉन 6 है, पहले में 2, दूसरे में 4 है इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो एक बेसिक इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब हम बात करते हैं कार्बन की सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में शो करेंगे तो उस तरह। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो वी कैन राइट लाइक दिस 1s2। पहले शेल में एक ऑर्बिटल है 1s2, दूसरे शेल में 2 ऑर्बिटल है 2s2 2p2। दूसरे शेल में आपको पता होना चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अब सूरतियाल ये है कि हमारे साथ तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 पहले शेल में चले गए, 4 रह गए, तो दूसरे शेल में हमने 4 रखी। वैसे ये पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आपका पहला शेल, ये आपका दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि कैसे जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप बॉन्डिंग को नहीं समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बॉन्डिंग अगरचे क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर आपके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे 2 तफसीली वीडियोस बनाए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। दूसरे शेल में इसका क्या मतलब? 2s2 का क्या मतलब? यानी दूसरे शेल का s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल का p ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल का s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट आपने इन ऑर्बिटल्स को देने होते हैं। ठीक, तो ये ऊपर वाले जो है 2 2 2, ये 6 क्या है? ये 6 असल में ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कार्बन के एटम में मौजूद है। अच्छा, अब आगे हम क्या बात करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये हमारा साथ क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। बॉन्डिंग में हमेशा किरदार किसका होता है? बॉन्डिंग में किरदार आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों का होता है। ये जो अंदर होते हैं, अगर किसी में 7 शेल्स हैं तो वो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो मेन किरदार अदा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी ये अब ये 2s2p।
पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अब सूरतियाल हमारे साथ क्या है, इसके आखिरी शेल में इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पी ऑर्बिटल है ये असल में 3 ऑर्बिटल्स का मजमुआ है। अब आप कहेंगे कैसे 3 ऑर्बिटल का? एक पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। ये हम आम तौर पे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम सबको एक 2p समझते हैं, या आगे अगर 3p आता है, p को हम एक जगह उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक जितने आने हम कहते हैं 2p1 या 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 जितने आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो p है इसको अगर आप खोलेंगे तो ये इस तरह है 2px, 2py, 2pz। ठीक, अच्छा अब ये क्या है 2px, 2py, 2pz। चूंकि हम क्लास 10th की हद तक पढ़ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इन तीनों को हमने इधर इस तरह शो किया है कि इन तीनों को मिलाया है 2p2 की हद तक। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं सो दैट यू मे नॉट बी कंफ्यूज। बहरहाल ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन कितने बाण बनाता है? 4 बाण। और 4 के 4 कौन से बाण बनाता है? वैलेंस। अब हम देखते हैं कैसे। अगर हम आगे बात करते हैं कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, ये मैं लेता हूं मीथेन, ये फर्स्ट मेंबर है हाइड्रोकार्बन फैमिली का, फर्स्ट एंड सिंपल हाइड्रोकार्बन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है पहला और सबसे सिंपल। इसका फार्मूला क्या है? पहले आपको इसको फार्मूला आना चाहिए। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। पहली बात तो ये मीथेन कहाँ पे होता है? ये जो कुदरती गैस है इसमें 85% मीथेन होता है। ये नेचुरल गैस नहीं है जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसमें 85% क्या है? मीथेन है। यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या है? मीथेन। ये एक गैस है। अच्छा, इस मीथेन में इसका फार्मूला क्या है? CH4 इसका फार्मूला है। नॉर्मल हालत में ये क्या है? गैस है। ये क्या है? इट इज ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, ये नॉर्मल हालत में तो गैस है। इसमें क्या है? जो कार्बन एटम है इसने 4 हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाए हैं इस तरह। ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो ये इस तरह। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम कहते हैं CH4। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना होता है किसी भी कंपाउंड का। तो ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। ये अब हमने इसको खोल के लिखा कि कार्बन ने 4 बाण बनाए। ये बात आप दिल पे लिखे कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आसान तरीका ये कि आप उस स्ट्रक्चर में देखें क्या कार्बन ने 4 बाण बनाए, कम बनाए, ज्यादा बनाए, तो फिर इशू होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। जिस तरह इस स्ट्रक्चर में CH4 में कार्बन इस तरह 4 हाइड्रोजनों के साथ अटैच है। अच्छा, अब ये तो हुआ मीथेन का ये स्ट्रक्चर। अब हम इस स्ट्रक्चर पे आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग को समझना है कि कार्बन ने कैसे इन हाइड्रोजन के एटमों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये कार्बन है। कार्बन के आखिरी शेल में आपके सामने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 फिर बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, मैंने इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डॉट से शो कर दिया। ठीक, 4 डॉट से शो किया। अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के साथ 1 प्रोटॉन है। जब 1 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1।
हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप और पहले पीरियड में है। पहले ग्रुप का मतलब यह है कि उसकी वैलेंसी 1 है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और पहले पीरियड का मतलब है उसमें एक शेल है, वही उसका पहला और आखिरी शेल है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से आता है, उसका इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो करता हूँ। एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है और एक यहाँ से, दिस वे। अब ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने शेयर किया। कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर भी एक जोड़ी शेयर हुई, यहाँ पर भी एक जोड़ी शेयर हुई। जोड़ी किस तरह शेयर हुई, एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आया, म्यूचुअल शेयरिंग से, बाहमी इश्तराक। वो बांड जो इलेक्ट्रॉनों के बाहमी इश्तराक से बनता है, उस बांड को क्या कहते हैं, उस बांड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बाइंडिंग की हमने किसमें, आपने 9th में पढ़े, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह इस केस में एक हाइड्रोजन इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इसने, ये इस तरह में अगर शो करूं, यानी इस तरह कार्बन ने अपने इर्द गिर्द 4 जोड़ियां इलेक्ट्रॉनों के बना ली, 8 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के इर्द गिर्द। सो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉस डॉट फार्मूला। क्रॉस, ये मैंने किसका शो किया, ये मैंने शो किया क्रॉस डॉट फार्मूला, मीथेन का स्ट्रक्चर। इसको लेविस फार्मूला भी कहते हैं। क्या, लेविस। इस फार्मूले के तहत क्या है, आप किसी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और फिर जो एटम उसके पास आते हैं बॉन्ड बनाते हैं, फिर जो जोड़ियां बनती हैं वो आपने सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द शो करते हैं। एक क्रॉस से शो करे, दूसरे के डॉट से शो करे, यू कैन राइट लाइक दिस। सो हियर यू कैन सी, यानी ये जो बॉन्ड है ये असल में 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। ये बॉन्ड, ये तो एक जोड़ी से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात हमने इधर की थी कि कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड, उसका बॉन्ड बनना चाहिए। अच्छा, अब कार्बन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े हो गए, 4 जोड़े। अब ये स्ट्रक्चर इनफैक्ट कैसे बनता है, ये इस तरह बनता है। ये तो हम कागज पे शो कर रहे हैं ना, ये कार्बन एटम दरमियान में होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये 4 बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की आपस में रिपल्शन होती है। तो इनका जो डिस्टेंस देखा गया है, ये असल में ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह मिलेगा। आपकी किताब में भी ये दिखाया है। ये जो एंगल है 2 हाइड्रोजनों के दरमियान, ये है 109.5 डिग्री। कितना, 109.5 डिग्री इनका क्या है, एंगल है। ये बांडों का आपस में सारे, ये तो आपको इधर प्लेन पे नज़दीक नज़र आ रहे हैं, ये बड़ा नज़र आ रहा है, ये छोटा, लेकिन ये असल में ये स्ट्रक्चर तो 3D होता है, ये तो स्पेस में होता है, तो वो तो हम इधर नहीं लिख सकते हैं। लिहाजा यानी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन दरमियान में होता है, 4 बॉन्ड एक दूसरे के साथ, मैक्सिमम फासला जो स्पेस में हो सकता है उस पे है, और वो फासला है 109.5 डिग्री जो है वो 2 बॉन्डों के दरमियान क्या होता है, एंगल होता है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल कहते हैं कोनों को, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये हमारे साथ ये हुआ। अब सूरतियाल ये है, चूंकि हम बोर्ड पे इनके स्ट्रक्चर लिखते हैं, हम कापियों में लिखते हैं, किताब में होते हैं, तो वहाँ पर फिर 3D स्ट्रक्चर को, अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर है मीथेन का, कार्बन एटम दरमियान में 4 हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। ये स्ट्रक्चर असल में होता है 3D स्ट्रक्चर, जिसको हम बोर्ड क्या है, ये आपके साथ 2D है ना, यानी प्लेन है।
किताब भी प्लेन है। ये इस तरह आप खला में दिखा सकते हैं, कुछ बॉन्ड्स आपकी तरफ ऐसे जाएंगे, कुछ आपसे दूर जाएंगे अंदर की तरफ ना, तो दैट्स वाई हमें डिफ़िकल्टी है। तो इन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं दिए हैं केमिस्ट ने। एक मेथड है जिसका थोड़ा जिक्र आपकी किताब में हुआ है, मैं उसका नाम लिखता हूँ। मीथेन का जो स्ट्रक्चर है CH4S3D स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने बात की ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है इसका, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं वेज एंड डैश, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज एंड डैश से क्या है, इसमें दो चीजें इस्तेमाल होते हैं। दो चीजें क्या है, इस चीज को कहते हैं इस तरह निशान को, ये वेज है, और ये इस तरह, इसको कहते हैं डैश। यानी ये 3D स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है। ये वैसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा, लेकिन एक स्ट्रक्चर आपका दिखाया गया है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपके स्कोप से ऊपर की चीज़ है क्लास 10 से, लेकिन एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये होता है, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो, यानी 3 डायमेंशंस हो, जिसको आप जो कि स्पेस में होता है, प्लेन पे वो प्लेनर स्ट्रक्चर ना हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को फिर वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं। वेज एंड डैश में ये होता है कि जो बॉन्ड ये दिखाते हैं ना, जो वेज होता है, जो बॉन्ड इन्होंने क्या किया, इनमें ये होता है कि जो वेज से दिखाते हैं, इस चीज से दिखाते हैं, ये वो बॉन्ड होता है जो आपकी तरफ आ रहा होता है, और ये जो डैश वाला होता है, ये वो बॉन्ड होता है जो पीछे जा रहा हो। यानी वेज जो है वो व्यूअर्स की तरफ होता है। जब आप उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर किसी चीज़ को, एक बॉन्ड को वेज से दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर आपकी तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड बाहर आ रहा है प्लेन से। और जो डैश से जो दिखाते हैं, उसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ये प्लेन से अंदर की तरफ, यानी व्यूअर जहां से आप देख रहे हैं, ये उसे पीछे। तो ये थोड़ा सा वेज एंड डैश दिखाया गया, यानी वेज से जो बॉन्ड दिखाया हो, इसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड जो है ये प्लेन से बाहर आ रहा है। अगर वो किताब में या बोर्ड पे दिखाते हैं इस तरह ये बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये बाहर आ रहा है ये बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है डैश से, ये पीछे जा रहा है। बाकी जो दो बॉन्ड है वो प्लेन के अंदर मौजूद है, ठीक। तो ये थोड़ी सी इसका इन्होंने डिस्कशन किया था। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सबसे पहला मेंबर था मीथेन, हमने इस पे बात की। तो हाइड्रोकार्बन्स का भी आपको पता चल गया। हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहला मेंबर था मीथेन था, उस पे भी हमने बात की। जो नेक्स्ट मेंबर है इस फैमिली का वो है ईथेन। नेक्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन के बाद ईथेन है। ईथेन का सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, वो क्या है C2H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन है, पहले इनका बॉन्ड बनाओ, ये 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन है। ये ईथेन भी क्या है, रूम टेम्परेचर पर एक गैस है। ये ईथेन का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये भी आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन है इस कंपाउंड। ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। जिस तरह मीथेन एक हाइड्रोकार्बन था, इसी तरह ईथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन अभी आपको समझ आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। अब बात ये है कि हमने साथ ये भी बात की थी कि ये जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स फिर क्या होते हैं, वो कंपाउंड। अब ये आपके साथ ईथेन है। अगर आप इस कंपाउंड में यहां पर क्लोरीन लगाए, तो अब ये इस कंपाउंड को आप, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C2H5Cl।
इसको आप हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर है क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक और एटम आ गया, लिहाजा ये क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ, किस चीज का डेरिवेटिव हुआ, ये हाइड्रोकार्बन का। इसी तरह अगर आप इस जगह से क्लोरीन के बजाय आप इस कंपाउंड में ये चीज लगाए, OH लगाए, अब ये अगेन हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के आने से ये, इसको आप कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे साथ क्या है, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स के माखज है। जिस तरह मैंने 2 एग्जांपल आपको बताया, ये कंपाउंड और इससे पहले वाला कंपाउंड। तो अब ये और एटम कौन से हो सकते हैं, इनमें आम तौर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन यानी एलोजेंस में लिखता हूँ X, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, फास्फोरस, ये मेन कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन में किसी हाइड्रोजन या किसी ग्रुप को रिप्लेस करके ये जब आ जाते हैं तो इनसे फिर क्या बन जाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्लास 10th ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से एक टॉपिक आपके कोर्स में था, उसमें हमने मीथेन के बारे में बात की, ईथेन के बारे में बात की, हमने ये बात की कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या है, तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं, कहाँ, क्या उसका ओरिजिन है। तो थोड़ी बहुत हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम तफसील से बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मुख्तलिफ होमोलोगस सीरीज़ है उन पे हम बात करेंगे। पहले हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जाएंगे। तो अगली क्लास तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।